लेक्चर 3 हमारा जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से लेक्चर 3 है। तो इसमें हम सब फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे जो वेरी कॉमन हम डेली लाइफ में हम या डेली केमिकल रिएक्शंस में हमारी केमिस्ट्री में हमें बार बार जिसको पढ़ना पड़ता है। तो उसमें सबसे बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी है मास एंड वेट। तो मास के बारे में आपने सुना होगा, इसको हिंदी में हम द्रव्यमान भी बोलते हैं, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से हैं। तो वो क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस हमने लिया, जैसे यही ले लिया मेरे पास एक ये है, तो इसमें कितनी अमाउंट है सब्सटेंस की, कितना है ये सब्सटेंस, उसको करने के लिए हम इसको वेइंग मशीन के ऊपर रखते हैं। तो वो हमें मास बताती है कि भाई इस सब्सटेंस का मास 50 ग्राम है, 100 ग्राम है, 100 ग्राम है, 200 ग्राम है, कितना है। यानी कि मास इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट। इस सब्सटेंस में कितने अमाउंट प्रेजेंट है वो क्या है, मास है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसको मैं कहीं भी ले जाऊं, अगर इसका मास मेरे को मेजर करना है तो इसका मास हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि अमाउंट इतनी रहेगी, चाहे मैं इसको यहाँ हूँ या केरला चला जाऊं, चाहे इसको इक्वेटर पे लेके चला जाऊं, चाहे पोल्स पे जाऊं, चाहे मून पे जाऊं, जहां पे जाऊं, लेकिन मास ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट, कभी चेंज नहीं होगा। उसके बाद सेकंड टर्म जो हम यूज करते हैं दैट इज द वेट। वेट और मास में कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन दोनों चीजें एक दूसरे से बहुत अलग हैं। कहते वेट जो है वो एक फोर्स है, जैसे ये है हमारे पास, इसी की बात करें, इसका अगर वेट देखना है तो अर्थ लगातार इसके ऊपर क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। तो जो फोर्स इसके ऊपर अर्थ लगा रही है वो फोर्स की अमाउंट जो है वो क्या कहलाती है, वेट कहलाती है। यानी कि वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। वो क्या है, ग्रेविटेशनल यानी अर्थ द्वारा लगाई गई एक फोर्स है किसके ऊपर, ऑन द सब्सटेंस। और फोर्स जो होती है वो हमेशा, यानी वेट जो है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू m इंटू जी, वेयर m इज द मास एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी अर्थ का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मल्टीप्लाइड बाय मास जो क्या बनता है, वेट बनता है। इसमें m जो है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन g की वैल्यू जो है वो प्लेस टू प्लेस, जैसे मैंने कहा इक्वेटर पे जाएं या फिर हम पोल्स पे जाएं या मून पे जाएं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, यानी कि वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। अगर g चेंज होगा तो w यानी कि वेट भी क्या होगा, चेंज। इसलिए वेट जो है वो प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हम किसी सब्सटेंस को लेके जाते हैं तो वेट क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो इसलिए वेट एक ऐसी क्वांटिटी है विच डिपेंड्स ऑन प्लेस, जो जगह पे डिपेंड करती है कि वो कितनी है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि भाई वेट ऑफ सब्सटेंस वेरी विद वैल्यू ऑफ जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम बोलेंगे। सो वेट ऑफ सब्सटेंस चेंज एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ और एट मून, चेंज हो जाता है। उसका थर्ड जो हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वॉल्यूम, जो आजकल काफी पॉपुलर भी है, कि पहले टाइम में तो हम वेट के ऊपर डिपेंडेंट थे, लेकिन वॉल्यूम एक ऐसी क्वांटिटी है कि कोई भी सब्सटेंस जितना स्पेस कवर करता है, 3 डायमेंशनल स्पेस, तीनों दिशाओं में एक्स वाई जेड, जितना स्पेस वो कवर करेगा उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलेंगे। यानी कि वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस। स्पेस जो उसने ऑक्यूपाई किया, जो उसने घेर रखा है, वो क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, किसी भी बॉक्स का वॉल्यूम मेरे को निकालना है तो सभी जानते हैं, बिल्कुल कॉमन फॉर्मूला है, उसकी ऊंचाई यानी हाइट, उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई को मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो हमारे पास क्या रहता है, वॉल्यूम। तो उस अकॉर्डिंग देखें या नॉर्मली हम देखें तो वॉल्यूम जो है वो लेंथ, यानी कि लेंथ की तरफ से मीटर, ब्रेड्थ की तरफ से मीटर और हाइट की तरफ से मीटर, तीनों को अगर हम कंपेयर करके देखते हैं तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी मीटर क्यूब, मीटर की रेज़ टू पावर 3, मीटर की पावर कितनी होगी, 3 होगी। तो वॉल्यूम की जो यूनिट है, ऐसा यूनिट, वो क्या है, मीटर क्यूब है। क्योंकि लेंथ की ब्रेड्थ की ऐसा यूनिट क्या, मीटर है, तो वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब। लेकिन अदर स्मॉल यूनिट्स हम यूज करते हैं कॉमनली, जैसे मैंने बोला 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर या 500 ml, 600 ml, 200 ml, यानी कि ml इज द मिलीलीटर एंड l इज द लीटर। ये कॉमन जो यूनिट्स हैं वॉल्यूम की, जो डेली लाइफ में यूज होती है, दीज आर द लीटर, मिलीलीटर, या फिर हम मीटर की जगह क्या कर सकते हैं, सेंटीमीटर अगर लें तो क्या होगी, सेंटीमीटर क्यूब, या अगर मीटर की जगह लेंथ की यूनिट्स हम क्या लें, डेसीमीटर लें तो क्या होगी, डेसीमीटर क्यूब। तो ये कॉमन क्या है, यूनिट्स हैं, लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब एंड डेसीमीटर क्यूब, जो हम रूटीन में यूज करते हैं किसके लिए, वॉल्यूम के लिए। अब इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है। 1 ml यानी 1 मिलीलीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। किसके इक्वल होगा, 1 सेंटीमीटर
क्यूब। इन द सेम वे अगर 1 लीटर की अगर हम बात करें तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। क्लियर है? तो ये हमारे पास रिलेशन है। उसका वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है हमारे पास। अगर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की बात करें तो रूटीन्स में लैब्स के अंदर जब हमें वॉल्यूम मेजर करना होता है, जैसे मैंने बोला कि भाई कोई सॉल्यूशन बनाना, घोल बनाना, कितना बनाना है 1 लीटर, तो मैं क्या करूंगा, लैब से अपना 1 लीटर की फ्लास्क लेके आऊंगा, मेजरिंग फ्लास्क इसको बोलते हैं। उस फ्लास्क में यहाँ पर एक मार्क होता है, हमें पता होता है जब इसको इस मार्क तक फिल करेंगे तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 1 लीटर होगा। अगर मेरे को शुगर यानी चीनी का घोल बनाना है तो इसमें चीनी डालूंगा और ऊपर से पानी डालना शुरू कर दूंगा घोल के, और यहाँ तक मैं इसको फिल कर दूंगा तो पूरा सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 1 लीटर हो जाएगा इस बार। तो ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कहते हैं। छोटे भी होते हैं, 500 ml के भी होते हैं, 250 ml, 100 ml, सारे साइज की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो है वो वॉल्यूम को मेजर करने के लिए क्या की जाती है, यूज की जाती है। तो उसका नेक्स्ट टर्म है हमारे पास जो फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज द डेंसिटी। डेंसिटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आपने सुना भी होगा काफी, कुछ चीजें बहुत हल्की होती हैं, हल्की मतलब वो स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करते हैं और उनका मास क्या होता है, कम होता है, तो हम कहेंगे उनकी डेंसिटी क्या है, कम है। कुछ चीजें बहुत हैवी होती है, जैसे आयरन है, वे थोड़े से स्पेस में भी वेट किया जाता है ज्यादा। आयरन से ज्यादा मरकरी के बारे में आपने सुना होगा, मरकरी की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, थोड़े से स्पेस में बहुत ज्यादा वेट होता है। तो यानी कि डेंसिटी जो है दैट इज द रेशो होता है मास और वॉल्यूम का, यानी मास और वॉल्यूम जो है दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। तो मास की यूनिट आपको पता है किलोग्राम है और वॉल्यूम यूनिट क्या है, मीटर क्यूब, एसआई यूनिट, किलोग्राम मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यूब। इनवर्स मतलब माइनस के लिए, या किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी हम बोल सकते हैं, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये भी इसकी यूनिट हो सकती है। अगर हम स्मॉल यूनिट्स की बात करें डेंसिटी की, तो एक और स्मॉल यूनिट्स काफी फेमस है, दैट इज ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब। ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये यूनिट्स जो है हमारी, ये क्या है, डेंसिटी की क्या रहेंगी, यूनिट्स रहेंगी। अब हम अगर हमें किसी की भी डेंसिटी, मास या वॉल्यूम के बारे में फाइंड आउट करना है तो हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। अगर मास फाइंड आउट करना है तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। या आपको अगर वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम क्या होगा, मास और डेंसिटी, मास और डेंसिटी। डेंसिटी जो है हमारी, उसका भी एक सिंबल होता है, इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड रो। रो, ये सिंपल लैंग्वेज में लिखा हो इसको रो। तो रो डेंसिटी का सिंबल है, रिप्रेजेंट करते हैं किससे, रो से। अगर मैं यहाँ फॉर्मूला रिप्रेजेंट करूँ मास का, तो दैट इज मास m इज इक्वल टू वॉल्यूम यानी v इंटू में रो डेंसिटी, और यहाँ वॉल्यूम v इज इक्वल टू क्या होगा, मास ओवर रो यानी कि डेंसिटी। तो कुछ टर्म्स थी, इनके अलावा हमारे पास एक और काफी इंपॉर्टेंट टर्म है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, दैट इज द टेम्परेचर, जो हमें डिस्कस करनी है। तो टेम्परेचर जो है आपको पहले ही पता है, दैट रिप्रेजेंट द हॉटनेस ऑफ बॉडी, बॉडी की हॉटनेस को रिप्रेजेंट करता है। और उसकी हमारे पास जो यूनिट्स होंगी, एसआई यूनिट्स, अगर उसकी यूनिट्स के बारे में बात करेंगे तो इससे लास्ट लेक्चर जो हमारा था, सेकंड लेक्चर, उसमें ही मैंने आपको बताया था कि भाई टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, केल्विन है। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है, केल्विन है। तो मैं बात करूं टेम्परेचर की, क्या टेम्परेचर इज द हॉटनेस ऑफ बॉडी ऑफ सब्सटेंस की जो हॉटनेस, उसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, या कैपिटल P लिख लो इसको सीधा आप, क्योंकि इसको कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, केल्विन।
चीज के, लेकिन इसके अलावा और भी ज्यादा हमारे पास यूनिट्स हैं। जैसे मैं बोलूं डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस एफ, फ़ारेनहाइट इज द अनदर यूनिट ऑफ, तो कॉमन 3 यूनिट्स हमारे पास, केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो इन तीनों का रिलेशन एक रेंज है हमारे पास। जैसे मैं अगर बात करता हूँ डिग्री सेल्सियस में, तो किसी भी सब्सटेंस को हम 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक के थर्मोमीटर कैलकुलेट करते हैं। फ़ारेनहाइट में हम इसको करते हैं 32 फ़ारेनहाइट से 212 फ़ारेनहाइट तक कैलिब्रेशन हम करते हैं फ़ारेनहाइट में। थर्मोमीटर कैलिब्रेशन, थर्मोमीटर कैलिब्रेशन, क्लियर। अगर हम रिलेशन की बात करेंगे तो बिल्कुल इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो फ़ारेनहाइट है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 32 प्लस 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट इज इक्वल 32 प्लस 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस। उसका सेकंड अगर मैं बात करता हूँ केल्विन की, तो केल्विन ऑलवेज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस में 273.16, ये हम 9th क्लास में पहले पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी नॉर्मल बात करते हैं, टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो देखो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 32 प्लस में 9/5 इंटू 37। अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो आएगा 98.4 फ़ारेनहाइट, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 98.4 फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। तो यहाँ से मेरे को क्लियर हो जाता है कि मैं फ़ारेनहाइट को किस में, डिग्री सेल्सियस में, और डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, फ़ारेनहाइट। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को बनाने डिग्री सेल्सियस, तो ये बिल्कुल फॉर्मूला यहाँ कर लेता हूँ। अगर डिग्री सेल्सियस बनाने हैं तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या होगा, फ़ारेनहाइट माइनस 32, यहाँ से फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू में 5/9, इतने डिग्री सेल्सियस बन जाएंगे फ़ारेनहाइट। ठीक, तो 3-4 फॉर्मूले जो हैं वो टेम्परेचर्स की यूनिट्स को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, फाइंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन। केल्विन में बताना है तो डिग्री सेल्सियस में दिया, केल्विन में बताना, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला है, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.16, यानी 100 प्लस 273.16 इज इक्वल टू 373.216 केल्विन, कौन, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से हम यूनिट्स को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे से, टेम्परेचर। उसके नेक्स्ट जो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट में और बताना चाहूंगा आपको, दैट इज द मोलिकुलर मास के बारे में, एटॉमिक मास के बारे में आपने सुना होगा। एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास जो है उसको भी साथ में डिस्कस करना चाहता हूं मैं।
एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है? मीन्स मास ऑफ एटम। किसी भी एक पार्टिकुलर एटम का मास। देखो एटम इतने छोटा पार्टिकल है, उसका मास हम निकालेंगे तो आपके हिसाब से उसकी यूनिट क्या रखें हम? किलोग्राम रख सकते हैं, ग्राम रख सकते हैं, मिलीग्राम रख सकते हैं। इनमें से भी बहुत छोटी यूनिट हमें कोई ना कोई ढूंढनी पड़ेगी। इतनी स्मॉल यूनिट कि वे जिससे हम एक पार्टिकुलर इतने छोटे एटम का मास बता सकें जिसको हम देख भी नहीं सकते। तो ऐसी स्मॉल यूनिट्स जो है किलोग्राम और ग्राम मिलीग्राम की बजाय बहुत ही वेरी स्मॉल यूनिट हमने क्या की है? वेरी स्मॉल यूनिट अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज AMU, जिसको हम बोलते हैं AMU मीन एटॉमिक मास यूनिट। और आजकल उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं U से, स्मॉल u से। U मीन्स यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। तो एटॉमिक मास की बहुत छोटी यूनिट है यूनिफाइड मास। तो 1 AMU और 1 U इज इक्वल टू 1/6.022 into 10⁻23 ग्राम। इतने ग्राम के इक्वल होगा। देख लो अब आप एक ग्राम को भी हम डिवाइड कर दें 6.022 into 10⁻23 से, तो इतनी स्मॉल यूनिट होती है क्या? 1 AMU और 1 U। तो ये तो ग्राम के हिसाब से मैंने बताई है, लेकिन अगर मैं रेफरेंस के हिसाब से, स्टैंडर्ड रेफरेंस के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल ही सिंपल है। कहता है एक कार्बन एटम लेंगे, 1 कार्बन एटम, उसको तोड़ेंगे हम, ब्रेक इनटू 12 इक्वल पीसेस। उसके 12 टुकड़े हमने कर दिए हैं, 12 टुकड़े, वो भी बराबर। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि अगर कार्बन के 12 टुकड़े मैंने बराबर बराबर कर दिए हैं और एक टुकड़े का मास ऑफ 1 पीस equal to 1 AMU, then mass of carbon atom क्या? that is equal to 12 into 1, क्योंकि 12 पीस हमने कार्बन के दिए हैं और एक पीस का मास अगर एक पीस का मास 1 AMU है तो 12 पीसेस का कितना होगा? 12 AMU। अगर मैं इस यूनिट को डिफाइन करना चाहूं अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास की स्टैंडर्ड यूनिट के अकॉर्डिंग, तो मैं बिल्कुल बोल सकता हूं 1 AMU is the 1/12 of the mass of C12 कार्बन एटम। C12 कार्बन एटम से मेरा मीनिंग ये है कि हमारे पास कार्बन के 2-3 आइसोटोप होते हैं, उनमें से एक कार्बन लिया हमने जो सिलेक्ट किया था C12, C12 उसको हम बोलते हैं। तो C12 कार्बन एटम का 1/12 जो पार्ट है वो क्या है? 1 AMU। स्टिकर होगा भाई 1 AMU। क्लियर है? अब इस यूनिट के बेस पे हम जितने भी एटम्स हैं हमारे पास, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, सबके मास के बारे में बात करते हैं तो बिल्कुल ही सिंपल वे में चलता है। जैसे मैंने कह दिया कि मास ऑफ
कार्बन एटम। अब मैं लिख सकता हूं दैट इज 12 AMU, 12 AMU और 12 U। मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 14 U। मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 16 U। तो ये सारे क्या है, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, वन एटम ऑफ नाइट्रोजन, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये एक एक पार्टिकुलर एटम के मास। क्लियर? आई बात समझ में? तो दैट इज द एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास के अलावा अगर मैं नेक्स्ट टर्म में डिस्कस करता हूं तो दैट इज द मोलिकुलर मास। वो क्या है? मोलिकुलर मास है। अगर मोलिकुलर मास की मैं बात करूंगा मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस के एक मोलिक्यूल का मास। फॉर एग्जांपल मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ वाटर मीन्स H2O। तो क्या होगा भाई आपके अकॉर्डिंग? तो वी नो दैट, हम सब जानते हैं कि ये इक्वल होगा किसके? हमारे पास एक H2O मोलिक्यूल जो है उसके अंदर दो एटम तो हाइड्रोजन के हैं, एक एटम किसका है? ऑक्सीजन का है। तो हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस 1 इंटू मास ऑफ 1 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो यानी 2 इंटू में 1 प्लस ऑक्सीजन का होता है 2 इंटू में 16, तो 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18U। तो दैट इज द मोलर मास ऑफ वाटर। ये वाटर का क्या है? मोलर मास है। क्लियर है? अगर इसी तरीके से मैं कहूं कि मोलर मास ऑफ H2SO4 फाइंड किया हमने, मोलर मास ऑफ H2SO4 एक, कब? हाइड्रोजन का मोलर मास 1, सल्फर का मोलर मास 32 और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होगा? 16। देन मोलर मास ऑफ किसका भाई? H2SO4 क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि मास हाइड्रोजन कितना 1 प्लस 1 इंटू मास ऑफ सल्फर कितना 32 प्लस 4 इंटू मास ऑफ इसका ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के 4 एटम है 16, तो दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 32 प्लस 64 इज इक्वल टू 98U। दैट इज द मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4 मोलिक्यूल। ये H2SO4 मोलिक्यूल्स का मास होगा। क्लियर? ओके, तो यहाँ तक हम डिस्कस कर लेते हैं मोलिकुलर मास तक, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आज का लेक्चर 3 कंप्लीट होता है।